नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आप बच्चों की डिमांड पर मैं हिंदी सेकेंड बीकॉम ग्रामर लेकर आई हूँ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रव्य माध्यम, जिसमें आएगा समाचार लेखन, रेडियो सम नाटक, और दृश्य माध्यम होगा जिसमें चलचित्र, टेलीविज़न और वीडियो। आइए देखते हैं। श्रव्य माध्यम में आता है समाचार पत्र और रेडियो लेखन। मीडिया एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जो जनसंपर्क का सबसे बड़ा जरिया है। टीवी, पत्र पत्रिकाओं आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है यह। मीडिया वह माध्यम है जिसका प्रयोग आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। आम जनता आमतौर पर राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, मनोरंजन और सांस्कृतिक के बारे में समाचार व जानकारी प्राप्त करने के लिए मीडिया पर निर्भर करती है। आमतौर पर व्याख्या की जाती है कि जनसंचार मीडिया प्रेस, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न है, क्योंकि इनकी पहुंच देश के व्यापक क्षेत्र में यानी कि बड़े भाग में रहने वाले जनसंख्या के विशाल और विषम जनता तक फैली हुई है। जनसंचार साधन जनता को संदेश देने व संवाद कायम करने के लिए काम करता है, जैसे तकनीकी, मुद्रण मशीन, कैमरे, फैक्स मशीन, केबल, मॉड्यूम, कंप्यूटर और सैटेलाइट संचार। तो पहला है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के द्वारा इच्छित सूचना यानी कि जो हमारी मर्जी है, अन्य कार्यक्रम केवल ध्वनि के रूप में बड़े समूह तक पहुंचाया जाता है। रेडियो एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है इसके लिए, और रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी। समाचार लेखन और लेखन के आवश्यक तत्व देखते हैं पहले हम। तो इसके तत्व हैं सत्यता, रोचकता, प्रवाहमयता, वस्तुनिष्ठता, उपदेश का अभाव, स्पष्टता, सरल भाषा का प्रयोग, आडंबरपूर्ण शैली से बचाव, तथ्यों की शुद्धता और पथ प्रदर्शक। इस तरह इसके 10 पॉइंट हैं। रेडियो समाचार कैसे लिखा जाता है? रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है, अर्थात ये हम सिर्फ सुन सकते हैं ऐसे समाचार, इसलिए ध्वनि या आवाज़ का यहाँ पे बहुत ही महत्व होता है। वैसे सुनने वाले माध्यम जिसमें हम अधिक चुनौतीपूर्ण लेखन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चित्र नहीं दिखाई देगा और सिर्फ आप दर्शक जो हैं, ऑडियंस जो है, आपको सुन रहे हैं, इसीलिए भी ये आवश्यक हो जाता है। रेडियो समाचार लेखन में जटिल कठिनाइयाँ, संक्षिप्त या एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं करें, यह सावधानी बरतनी पड़ती है। समाचार लेखन के लिए 6 प्रकार की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्या हुआ, कौन साथ था, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होती हैं। समाचार जब हम लिखते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है मुखड़ा, इसके बाद बॉडी और इसके बाद समापन। ये सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मुखड़ा यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे आप कहते हैं हेडलाइंस, जिसके अंतर्गत समाचार का संपूर्ण सार नहीं होता, लेकिन मुखड़ा के अंतर्गत क्या, कौन, कहाँ, कब आदि बिंदुओं पर विचार किया जाता है, ताकि एक झलक में सुनने के बाद और पब्लिक आपको और उसको पूरा विस्तार से सुनना चाहे। इसके अंतर्गत समाचार के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है और घटना को उजागर करते हुए उसके कारण आदि को उद्घाटित किया जाता है। बॉडी के अंतर्गत कैसे, क्यों को रहस्य उद्घाटन किया जाता है, ताकि आपके श्रोताओं से, दर्शकों से, पाठकों से आपका संबंध बने और वो आपको सुनने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको देखने के लिए वो लालित रहें। समापन यह समाचार का अंतिम बिंदु होता है, मतलब एक तरह से कहो तो निचोड़, जिससे समाचार लिखने वाले समाचार के कारणों को सामने रखते हुए पाठकों के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, जो काफ़ी संक्षिप्त रूप में होता है। साथ ही इसमें प्रत्यय का स्रोत भी छिपा होता है। समाचार का मूल उद्देश्य लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करना होता है। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को देखना चाहता है, जानना चाहता है, जिससे वो संबंध रखता है, और उन घटनाओं को वो बेहद करीब से जानने की उत्सुकता रहता है, और इसी उत्सुकता को समाचार के माध्यम से पूरा किया जाता है। जानकारी शुरुआत में नहीं मिलेगी तो वह उसके प्रति गलत विचार और धारणा बना सकते हैं।
कहानी, उपन्यास आदि में रहस्य कथा घटनाओं के बाद में जाकर किया जाता है, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं है। यह समाचार की शुरुआत में ही पूरे घटना का विधान प्रस्तुत कर देता है, हेडलाइन के तौर पर, जिसे आप कहते हैं मुख्य बिंदु। दूसरा है रेडियो नाटक। यह एक दूरभाष यंत्र है जिसे यंत्र के माध्यम से कोई भी संदेश को आवाज के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नाटक दृश्य माध्यम में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन रेडियो में सुनने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो द्वारा प्रचार या किसी संदेश के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उसे ही हम रेडियो नाटक कहते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये हम देख नहीं रहे हैं, हम याद रखना चाहिए कि हम सुन रहे हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ज़्यादा पात्रों की संख्या यानी 5 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही आपको समझ पाते हैं, इससे उन पर असर पड़ता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होते हैं तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख पाते। रेडियो श्रव्य माध्यम है, साहित्य की ही एक विधा है। जब रेडियो पर सुनी जाती है तो इस रेडियो नाटक की मुहर लग जाती है, यानी इसे रेडियो नाटक कहा जाने लगता है। क्योंकि इसमें स्टेज नहीं होता, यह भी कहा जा सकता है कि इसे देखा नहीं जाता, सिर्फ सुना जाता है। रेडियो नाटक की संरचना। रेडियो नाटक की सफलता उसके प्रसारण में ही है, क्योंकि नाटकों में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसकी संरचना का सवाल उसके प्रसारण से संबंध में है, और इसके तत्व है शीर्षक यानी कि टॉपिक, प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग, विषय यानी कि सब्जेक्ट, और दृश्यांतर और पात्र और ध्वनि संगीत। रेडियो नाटक के समाज संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। इसका ध्यान रखने से समाज संपूर्ण बन जाता है। रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा उजागर होती है, यानी कि उनके कैरेक्टर की क्वालिटी। नाटक का पूरा कथानक संवाद पर ही आधारित होता है। संवाद यानी कि डायलॉग। रेडियो नाटक के तत्व। इसके लिए 3 तत्वों का सहारा लिया जाता है। रेडियो नाटक में 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। वो होते हैं भाषा, ध्वनि और संगीत, यानी कि जो साउंड है, जो म्यूजिक है, और जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। इन तीनों के कलात्मक संयोजन के विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। भाषा केंद्र में है, और यह ध्यातव्य है कि भाषिक शब्द की शक्ति लिखित शब्द से सबसे होती है, और शब्द प्रयोग कैसे हो जिनका उच्चारण अभिन्न संपन्न हो सके। यहाँ वाचिक अभिनय की ओर संकेत करते हैं, अर्थात बोलते समय सौदा को भाव कल्पना में आना चाहिए, दृश्य आंखों के सामने आना चाहिए। जैसे कि आप लोग बहुत सारे ऐसे दूरदर्शन जब देखते होंगे, या जो वीडियो या पिक्चर, तो उसमें कुछ म्यूजिक आपके दिमाग में बस गया है कि ये म्यूजिक सुने तो समझ में आ जाता है कि कोई सैड का है या कोई हैप्पीनेस का है। तो इसी तरह वहाँ पर रेडियो का भी, म्यूजिक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। रेडियो नाटक की विशेषताएं। रेडियो ध्वनि और अवधि का माध्यम है, मतलब अवधि मीन समय। सामान्यतः रेडियो से प्रसारण होने वाले नाटकों की अवधि 15 से 30 मिनट तक होती है। ये सुनने वाले चीज़ ज़्यादा लोग नहीं सुन पाते, तो इसमें जो समय है वो कम रखा जाता है। समानता रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटक सीमित अवधि में चित्रण असरदार हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि पात्र की संख्या कम से कम हो। रेडियो नाटक की महत्ता। रेडियो नाटक में सुखांत और दुखांत दोनों अवस्थाएं आवश्यक अनुरूप प्रभावित करती है। कार्य। व्यापार चित्र जहन करते हैं और इसके संवादों द्वारा नाटकीय कथा उतार लेते हैं। रेडियो नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण अन्य नाटक रूपों से भिन्न होता है। स्टेज के जैसा नहीं होता, पिक्चरों के जैसा नहीं होता, धारावाहिक के जैसा नहीं होता, क्योंकि रेडियो नाटक दृश्य नहीं है। रेडियो नाटक में संवाद का महत्व, रेडियो नाटक की ध्वनि, उसके शब्दों का नाटकीय सामंजस्य, ये सभी प्रभावपूर्ण शब्द चित्र हैं, जिसे सुनकर आपके दिमाग में वो दृश्य, वो इमेजिनेशन आप कर पाएंगे। रेडियो नाटक में कोई सूत्रधार नहीं होता, ऐसा होता रहता है संवाद में जो नहीं हो सकता, वह नरेशन से पूरा होता है। वैसे इसे अच्छा तरीका नहीं माना जाता जो काम नरेटर या सूत्रधार करते हैं।
वह पात्रों के संवाद से पूरा हो जाए तो स्थिति अच्छी मानी जाती है। श्रव्य माध्यम से भाषित शब्द की महत्ता की ओर ऊपर संकेत किया गया है। श्रव्य माध्यम देख लिया, अब हमने देखते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें आता है चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो, यानी कि जिसमें हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। दृश्य माध्यम के जरिए न सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जाता है बल्कि घटनाओं को चित्र के रूप में देखा भी जा सकता है। टेलीविजन दृश्य माध्यम का एक सबसे बड़ा साधन है। इसके अपेक्षाकृत कार्यक्रम रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होता है। टेलीविजन पर समाचारों को बोलकर भी प्रसारित किया जाता है। कला शिक्षण का उद्देश्य बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास, सृजनात्मकता व मौलिकता की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक लोक परंपराओं और कलात्मक धरोहरों के प्रति लगाव करना है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली दृश्य शब्द सामग्री के निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है परंपरागत सहायक सामग्री। परंपरागत सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र पत्रिका आदि का समावेश होता है। दृश्य सहायक सामग्री वे सामग्री है जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे वास्तविक पदार्थ, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, पोस्टर्स, प्रतिमान, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश बोर्ड, ग्लोब और ग्राफ। यांत्रिक सहायता सामग्री निम्न सामग्री का समावेश होता है। चलचित्र, टेलीविजन और वीडियो का शिक्षण में महत्व। शिक्षा में ज्ञान इंद्रियों पर आधारित ज्ञान ज्यादा स्थायी माना जाता है। शब्द दृश्य सामग्री में भी ध्यान एनजीओ द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। छात्रों में नवीन वस्तुओं के विषय में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन पैदा होता है और नई चीजों की जानने की उसमें स्वाभाविक नेचुरल जो है जिज्ञासा होती है। फलस्वरूप छात्र बड़ी ही सरलता से यानी कि बड़ी आसानी से नया ज्ञान प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाता है। दृश्य शब्द सामग्री ध्यान को केंद्रित करती है तथा पाठ में रुचि यानी कि इंटरेस्ट उत्पन्न करती है, जिससे वे प्रेरित होकर नया ज्ञान पाने के लिए और ज़्यादा लालायित होते हैं, बेचैन होते हैं कि मुझे और जानना है। शिक्षा में छात्रों को सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द दृश्य सामग्री छात्रों की मानसिक भावना, संवेदनात्मक संतुष्टि तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उन्हें शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है यानी कि मोटिवेट करता है। छात्रों का ज्ञान सरल, सहज तथा बोधगम्य तभी महसूस होता है जब उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देते हुए शिक्षा दी जाती है। श्रव्य दृश्य सामग्री उसकी रुचि, योग्यताओं तथा क्षमताओं तथा रुझानों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विषय पर विचार जो मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किए जा सकते, उनके लिए दृश्य शब्द सामग्री अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इनकी सहायता से अनुदेश तथा शिक्षण ज्यादा अधिक प्रभावशाली हुआ है। चलचित्र, मानव जीवन में चलचित्र का महत्व। चलचित्र यानी कि सिनेमा शिक्षा एवं मनोरंजन दोनों लक्ष्यों को पूर्ति करने में सहायक है। देश की जिन सामाजिक प्रथाओं, कुरीतियों, अच्छाई, बुराइयों, प्राचीन संस्कृतियों आदि के बारे में हमने केवल पढ़ा या किसी अपने बुजुर्ग से सुना है, आज हम उनके बारे में देख सकते हैं। चलचित्र द्वारा इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान और पाक युद्ध के सूचकांकों आदि पर आधारित हम पिक्चर देखते हैं, जिनसे हम उस समय की भरपूर जानकारी प्राप्त करते हैं। और विदेशों के भी बहुत सारी जानकारियाँ, वहाँ के संस्कृति बड़ी ही सुगमता से, वहाँ के काव्य, संगीत, वहाँ के अभिनय, सब कुछ हम चलचित्र के माध्यम से देख पाते हैं, जो हमारा मनोरंजन भी करता है। अनेक गुण अभूतपूर्व है। प्रौढ़ शिक्षा, अल्प व्यवस्था, सुगमता से समझ सकते हैं चलचित्रों के माध्यम से, क्योंकि जो बात सुनकर या पढ़कर सम्मान तथा जटिल विषयों को चलचित्र से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब बोलने और सुनने से ज़्यादा अगर हम उसके अलावा उसे देख भी पाते हैं, उन चीज़ों को हम लोग जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं, जल्दी हम ले पाते हैं, समझ पाते हैं।
और आंखों से देखकर कोई चीज समझना, उसका मजा भी अलग है। चलचित्र के प्रकार: भावनात्मक सिनेमा, जो छात्रों के भाव और सहानुभूति को जागृत करता है, इमोशन को निकालता है। शिक्षा संबंधित सिनेमा, जो छात्र को सही ज्ञान देता है, एकजुट करता है। सूचनात्मक सिनेमा, जो सूचना देता है, इंफॉर्मेशन। चलचित्र के लाभ: सिनेमा गति प्रदान करते हैं, इससे छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि सिनेमा रुचिकर होते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग होते हैं। देखना, सुनना, समझना, ये तीनों क्रिया साथ होती हैं। पुरानी घटनाओं को समझना अपेक्षाकृत आसान होता है। कम समय में अधिक विषयों का ज्ञान मिलता है। छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होने में सहायता मिलती है। मानव जीवन में चलचित्र से लाभ हैं तो हानियां भी हैं, मतलब नुकसान। चलचित्रों के माध्यम से जहां समाज इतना लाभान्वित हो रहा है, वहीं इससे होने वाले हानियों को भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। शिक्षाप्रद चलचित्र का निर्माण सस्ते मनोरंजन की तुलना में कम ही होता है। आज के निर्माता निर्देशक आय आदि को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं, क्योंकि वही फिल्में चलती है जिसमें कामोत्तेजक नृत्य, अश्लील दृश्य आदि होते हैं। आज समाज में नए फैशन का रोग बड़ा तेजी से फैल रहा है। युवा वर्ग उसकी चपेट में आ रहे हैं, उस भद्दे फैशन का अनुसरण यानी कि नकल करता है। वह भी फिल्मों के हीरो की भांति अपनी मनपसंद लड़की को हासिल करना चाहते हैं, रातों रात धनवान बनना चाहते हैं, सारे जीवन के सुख सुविधाएं चाहते हैं। वो भूल जाता है कि वास्तविकता यानी कि रियलिटी तथा फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर होता है, काफी डिफरेंस है। ये वो समझ नहीं पाते आज के युवा। यह चलचित्र आज ही युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। चोरी, अपहरण, बलात्कार, हत्याओं के नए नए तरीकों जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वही आज का युवा वर्ग वास्तविक जिंदगी में भी अपना रहा है। वास्तव में आज जो अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन है, अपराधीकरण का वातावरण दिखाई दे रहा है, वो आधुनिक चलचित्र उनके प्रभाव के कारण ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चलचित्र की लाभ और हानि दोनों है। दृश्य श्रव्य साधन में दूसरा है टेलीविजन। टेलीविजन संचार माध्यम का स्वरूप। दूरदर्शन शब्द टेलीविजन का ही पर्याय है। टेलीविजन शब्द ग्रीक तथा लैटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है, टैली और विजन। इसमें टैली ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूरी पर, जबकि विजन लैटिन शब्द है जिसका आशय होता है देख लो। तो इस प्रकार हिंदी में इसके सटीक शब्द बनाया गया है दूरदर्शन। दूरदर्शन का सामान्य अर्थ दूर से देखना या फिर दूर से दर्शन। वैसे टेलीविजन का संक्षिप्त रूप टीवी ही बोला जाता है। दूरदर्शन हमारे भारतीय जनसंचार उपक्रम है और यह सब जानते हैं। आज फिल्म और टेलीविजन की लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और फिल्म और टेलीविजन का भी साठगांठ हो चुका है। सच तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों ने जहां मनुष्य को घर बैठे सारी दुनिया से जोड़ा है, वहीं वह शिक्षित होते हुए भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से कट भी रहा है। यही मीडिया का यथार्थ है। इसके बावजूद फिल्म, दूरदर्शन या टीवी और कंप्यूटर की उपयोगिता एवं लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और ज़्यादा पहले से बढ़ गया है। दूरदर्शन तरंगों से एक साथ दृश्य और आवाज दोनों को दूर स्थानों तक उसी तीव्र गति से भेजने में सफल हुआ जिस गति से रेडियो द्वारा ध्वनि तरंगें भेजी जाती थी। जनसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब लोगों की आवाज के साथ साथ देखने को भी मिला। ये काफी इंटरेस्टिंग था। रेडियो की सीमा यह थी कि यह मध्यम दूरी पर आवाज पर निर्भर था। ये ज्यादा दूर का सुन नहीं पाते थे। दूरदर्शन ने 2 कदम आगे बढ़कर आवाज के साथ साथ चित्र दिखाकर लोगों का तो दिल ही जीत लिया और साथ ही एक ऐसा मनोरंजन का खजाना दिया, इसने विश्व के तमाम दूरियां मिटा दी। आज समाचार पत्र का पाठक भी समाचार पत्र उन कार्यक्रमों की सूची देखता है जो विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। तीसरा है वीडियो।
वीडियो किसी भी ऑडियो विजुअल की एक छोटी इकाई है जो अपने आप में पूरी इकाई है, जिससे अपने समय और सुविधा के अनुसार हम उसे कभी भी वीडियो को देख सकते हैं जब हमारा मन हो। लेकिन जब यह छोटी सी इकाई मीडिया से प्रसारित कर दी जाती है तो यह वीडियो टेलीविज़न का मटेरियल बन जाता है। वीडियो और टेलीविज़न में प्रसारण का ही फर्क है। सिर्फ तो क्या है, वीडियो और टेलीविज़न में प्रसारण का फ़र्क है। वीडियो जो हम अपनी मर्जी से देखते हैं और टेलीविज़न, उन्हीं वीडियो को वहाँ पे समय के अनुसार प्रसारित किया जाता है। वीडियो सूचना संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को कभी भी देख सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की सुविधा ने वीडियो रिकॉर्डिंग को अधिक सरल, लोकप्रिय और उपयोगी बना दिया है। वीडियो का उपयोग छात्रों को आमने सामने पढ़ाया जाता है और आवश्यक पड़ने पर वीडियो देखा भी जा सकता है। वर्तमान में तो लॉकडाउन के समय हम सब ने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी रहा। इतने लंबे समय के लॉकडाउन में भी हमारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिकली चलता रहा, एजुकेशन हो या फिर जॉब या बिजनेस। डिस्टेंस एजुकेशन में भी वीडियो बहुत ही सहायक और उपयोगी होता है। उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि चलचित्र, टेलीविज़न और वीडियो माध्यमिक शिक्षा के सशक्त साधन हैं और सीखने के लिए आसान भी है। सिर्फ तीनों में टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। वीडियो किसी भी चैनल में प्रकाशित हो सकता है और वीडियो की अवधि 2 से 40 मिनट तक होती है, लेकिन सिनेमा निश्चित होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम, 3 घंटा, 2.5 घंटा ऐसे। टेलीविज़न ने सभी माध्यमों को पछाड़ दिया और उसमें जो दृश्य दिखाते हैं उसके डायलॉग, भाषा, वेशभूषा, ध्वनि, अभिनय से प्रस्तुति को रोचक बना दिया, जिससे दर्शकों को बांध के रखा और लोग दर्शक टेलीविज़न के आदी हो गए। स्क्रिप्ट लेखन से कार्यक्रम में वैल्यू एडिशन होता है जो दृश्य को नए मायने प्रदान करता है। तीनों माध्यम में समानता असमानता होना भी तीनों ही अपने आप से रोचक तरीके हैं। तो इन सब चीज़ों का शिक्षा के लिए इस्तेमाल और पर्सनालिटी डेवलप के लिए सब तरह से अच्छा है, लेकिन इसका बुरा साइड भी है, तो हमें इसके लिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है।